हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणी क्लासरूम चैनल। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन देख रहे हैं और आज रिवीजन में अगेन हम आगे बढ़ते हुए अब थोड़े से और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करी है खासकर, और खासकर एमओटी के बारे में बात करी है। अब हम कुछ और टॉपिक्स को लेते हैं और उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं थ्रू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को और देखेंगे कि हम ना एक इतने बड़े चैप्टर को जो बहुत ज्यादा लेक्चर्स में होता है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे कहां से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, रिवीजन लेक्चर है ना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज द शॉर्टेस्ट। Which of the following hydrogen bond is shortest? ये पूछा गया आपसे, है ना। और ऑप्शंस में आपको दे रखा है ऑप्शन ए में आपको दे रखा है OH ऑक्सीजन। ठीक है ना, यहाँ पर डॉटेड है, ये पॉइंट है। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा आपको OH क्लोरीन। सी ऑप्शन दे रखा आपको FH हाइड्रोजन। और डी ऑप्शन दे रखा आपको FH क्लोरीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा होगा। देखो, जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ना कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, कितना वीकेस्ट है, कितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पर क्या मुझे शॉर्टेस्ट पूछा है। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, विच मींस कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हम किस बेसिस से बताएंगे, वो हम उस बेसिस से बताएंगे कि उसके पास दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कि पोलराइजेशन क्लियर कितना हो रहा है, मतलब X और H के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रखा है, मान लो Y। तो पहला फैक्टर होगा कि इन दोनों के बीच में पोलराइजेशन कितना है। अगर पहला ये पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये वाला बॉन्ड बनने में पॉसिबिलिटी आसानी होगी, है ना। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बनने में क्या होगी, आसानी होगी। अब ये वाला बॉन्ड आसानी से बना सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत आसानी से बनेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत जनरेट होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है, पोलराइजेशन या पोलराइजेशन बोल के या फिर चार्ज सेपरेशन बोल सकते हैं उसको। पोलराइजेशन ना बोल के, पोलराइजेशन हम फॉलो करते हैं तो चार्ज सेपरेशन बोल सकते हैं। चार्ज सेपरेशन, कितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन है या कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, कितना ज्यादा डेल्टा ई एन, जितना ज्यादा डेल्टा ई एन है उतना ही ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर बनेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा, है ना। इस तरह से होगा, नेगेटिव चार्ज इधर बनेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा। पहला फैक्टर तो बोल सकते हैं। जब पहला फैक्टर हो जाए तो दूसरा फैक्टर क्या आता है, अगर पहला फैक्टर सेम है तब आता है कि आपके पास ये जो एटम है, ये जो वाई एटम है, ये कितना डोनेट कर पाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। तो क्या आ जाएगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो दो फैक्टर्स हमने देखे। पहला फैक्टर हमने क्या देखा, पहला फैक्टर हमने देखा कि चार्ज सेपरेशन कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है। दूसरा फैक्टर है कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी। पहला फैक्टर क्या है, चार्ज सेपरेशन। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर HF है, यहाँ पर HF है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन कितना हो रहा है, C और D में। तो सबसे ज्यादा इन दोनों में ही होना चाहिए। अब बात आती है कि दूसरा डोनेशन। तो डोनेशन यहाँ पर H हो रहा है, H के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं तो वो डोनेट क्या करेगा, लेकिन फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो डोनेट कर सकता है। यहाँ पर डोनेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर डोनेशन कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, D में। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, D। ठीक है, तो कहना मैं ये चाह रहा हूं, तो बस बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला क्या है, पहला फैक्टर है आपके पास चार्ज सेपरेशन, या आप बोल सकते हो डेल्टा ई एन का डिफरेंस। डेल्टा ई एन का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट होगा, जो दूर से डोनेशन कर रहा है, वो उतनी आसानी से डोनेट कर पाएगा। पहला। दूसरा, अगर चार्ज सेपरेशन सेम है तब आप डोनर एटम को देखते हो कि कौन जल्दी डोनेट करेगा। तो जो जितनी जल्दी डोनेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो इस बेसिस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये तो ये फैक्टर हो गया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहां से कुछ तरीके बन जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी बन जाता है, इनऑर्गेनिक में बन जाता है। आपके पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में,
दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक्स और वाई है, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक्स में ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा, एच इधर जुड़ा होगा, सी इधर जुड़ा होगा, इनके बीच में, इस तरह से, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर का फायदा क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स में, अगर दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स है तो ये जो अगर ऊपर वाला मॉलिक्यूल और नीचे वाला मॉलिक्यूल है, ये मूव नहीं करेगा आसानी से, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से। इंट्रामॉलिक्यूलर में ऐसा हो सकता है कि आपस में ही है, इसमें अलग इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है, दूसरे वाले में अलग हो रहा है, तो ये आपस में तो मूव कर ही सकते हैं कि इन दोनों में अटैचमेंट नहीं। यहां पर क्योंकि इन दोनों में अटैचमेंट है, उसके क्या होते हैं, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। इंटरमॉलिक्यूलर विस्कोसिटी क्या होती है, सिंपल चीज है, विस्कोसिटी इज अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड, मतलब पानी बहुत आसानी से मूव करता है, लेकिन ऑयल बहुत डिफिकल्टी से मूव करता है ना। पानी बहुत आसानी से मूव करता है और ऑयल बहुत डिफिकल्टी से मूव करता है, क्यों, क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा है, मूवमेंट बहुत स्लो है, क्यों, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पर यही फैक्टर आता है। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर की जब मैं बात करता हूं तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, अपने आप में ही है, तो उसमें आपका विस्कोसिटी कम होती है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, अगेन इसका बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, देखो अगर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इन दोनों को दूर दूर करना, यही होता है। आयन पहले मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, उनको सॉलिड बोलते हैं, फिर थोड़ा सा दूर होते हैं लिक्विड बोलते हैं, और दूर जाते तो गैसेस होते हैं। अब अगर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये अटैच रहेंगे, अब इनको तोड़ना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो तब जाके होगा, विच मींस आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो दूर दूर पड़े हुए, इनको सेपरेट करना भी क्या है, आसान है, तो दूर दूर आसानी से ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगे। तो यहां पर ये इंटरमॉलिक्यूलर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, विस्कोसिटी भी बढ़ती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। इंट्रामॉलिक्यूलर में विस्कोसिटी भी घटती है और बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। थोड़ी थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखोगे तो आसानी से आपको क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 2, which of the following pair will of molecules will have permanent dipole moment, will have permanent dipole moment for both members, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन। ऑप्शन आपको दे रखा है, देखो ये ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है आपको SiO4NO2, ठीक है। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है NO2 and CO2, सी ऑप्शन में दे रखा है आपको NO2 and O3, एंड डी ऑप्शन में दे रखा है आपको SiF4 and CO2, ये आपको दे रखा है। और आपसे पूछा कि किसमें बोथ द मेंबर्स में डायपोल मोमेंट नहीं होगा। अब डायपोल मोमेंट पता करने का तरीके दो हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, दूसरा आप देख लो उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। SiF4 का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो SiF4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, F F F। दिखने से इसमें देखो अभी बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और O3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि यहां पर ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, तो इक्वल अपोजिट तो है नहीं, तो डायपोल मोमेंट होगा। ये इक्वल अपोजिट तो जीरो हो जाएगा, इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा। इसमें अगेन कुछ ना कोई डायपोल मोमेंट होगा। जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है। बात क्या आती है, बात यह है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हाइब्रिडाइज्ड है और उसके सारे साइड एटम सेम है विदाउट अ लोन पेयर, कोई भी मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल क्या है, अगर मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज्ड है ना, अगर मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज्ड है, साइड एटम्स सेम है, साइड एटम्स सेम, ठीक है, एंड नो लोन पेयर,
तो हाइब्रिडाइज है, साइड एटम सेम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, तो यहां पर कभी भी डायपोल मोमेंट कुछ नहीं होता, डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे ये है हाइब्रिडाइज है, साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, जीरो होगा। हाइब्रिडाइज है, साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो लोन पेयर होने के बाद भी जीरो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी लोन पेयर होने के बाद भी जीरो हो सकता है, लेकिन इस केस में तो डेफिनेटली जीरो है, इस केस में तो डेफिनेटली जीरो है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये दोनों में क्या है, क्या बोला गया, विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, बोला गया विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। किस किस में, NO2 एंड O3 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, NO2। अब क्या हो जाएगा, NO2 एंड O3, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में तो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां पर जीरो हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, देखो अब देखो इसको पॉसिबिलिटी देखो, आपके पास है ICl2 माइनस। जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, देखो ठीक है, तीन लोन पेयर है, लेकिन ये इसका भी जीरो है। क्यों, देखो क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में होगा इस लोन पेयर का, इसका इस डायरेक्शन में होगा इस लोन पेयर का, और इसका इस डायरेक्शन में होगा इस लोन पेयर का। अगर तुम इन दोनों का, इसका और इसका एवरेज निकालो तो कहीं इस तरह आएगा, तो इक्वल अपोजिट जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है 120 डिग्री, और 120 डिग्री में जितना ये x है, जितना ये x है उतना ही ये x होगा। ठीक है, और ये भी x है क्योंकि लोन पेयर है, तो इक्वल अपोजिट हो गया, और ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल अपोजिट था, तो ये भी जीरो हो गया, तो सब कुछ जीरो हो गया, ये भी यहां पर भी जीरो। तो बेसिकली जब आप डायपोल मोमेंट देख रहे हो तो आप पहली चीज तो ये देख लो कि क्या साइड एटम सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है। अगर साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइज है, तो हमेशा जीरो होगा, वो तो डेफिनेट है। और बाकी सारे केसेस में उनका स्ट्रक्चर बना लो, अगर स्ट्रक्चर बना लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डायपोल मोमेंट की एक खास बात बता रहे थे, मतलब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डी। लेकिन ये Q इंटू डी के साथ में एक और फैक्टर आता है, वो आता है x। ये जो x है इसको बोलते हैं हम चार्ज फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज फ्रैक्शन। ये जो चार्ज फ्रैक्शन है इससे क्या होगा, बेसिकली चार्ज फ्रैक्शन से क्या होता है, चार्ज फ्रैक्शन से होता है ये, ध्यान समझना, HCl में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो हम इसमें -1 और +1 नहीं लिख सकते, है ना, +1 और -1 नहीं लिख सकते। हाँ, इसमें इनकम्प्लीट होता है तो 0.6 -0.6 और +0.6 लिख सकते हो, ये इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट ट्रांसफर में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl- और H+। ठीक है, तो ये उसी चीज को बताते हैं कि अगर चार्ज फ्रैक्शन दे रखा है उन लोगों ने, इतना 60% चार्ज ट्रांसफर है या 40% चार्ज ट्रांसफर है, तो वो चीज आप यहां पर लिखोगे, पहला चीज। दूसरी चीज, ये चीज समझना बात को, कि अगर नहीं लिखा है x की वैल्यू, चार्ज फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं दी, तो आप नॉर्मली ही लिखोगे 1 +1 और -1, तब तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर चार्ज फ्रैक्शन की वैल्यू दी है तो आपको x को यूज करना पड़ेगा, है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2 CuO CaO NH2 इनके एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेसिकली आपको बताना है कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब देखो, जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं बेसिक, ये होते हैं एसिडिक। क्या होते हैं, एसिडिक। और जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं बेसिक। ठीक है, तो आपके पास एक एसिडिक है और एक आपके पास क्या है, बेसिक। ठीक है, तो नॉन मेटल कौन सा है इसमें, देखो ये नॉन मेटल है, तो ये क्या होगा, एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, एसिडिक करेक्ट ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी। ये दोनों मेटल हैं तो ये कम रहेंगे, और ये न्यूट्रल है तो ये सबसे यहां पर रहेगा। ये क्योंकि मेटल है तो मेटल वाले क्या होंगे, बेसिक होंगे। मेटल वाले क्या होंगे, बेसिक। तो बेसिक में कैसा जाएगा, जो ज्यादा मेटालिक वो ज्यादा बेसिक। Ca इज मोर मेटालिक देन Cu, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हो जाएगा, Ca ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इसके बाद क्या जाएगा, CuO, उसके बाद क्या जाएगा, Ca। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, CO, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, CO।
तो ये चीज याद रखना कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक एंड मेटल के ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में खास मेटल के ऑक्साइड्स में खास बात आती है कि मेटल के ऑक्साइड्स की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +5 से ऊपर हो, ठीक है, ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +5 से ऊपर हो तो वो बेसिक भी हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? बेसिक। अगर +5 से कम है तो एसिडिक, सॉरी +5 या 5 से ऊपर हो तो वो एसिडिक हो जाते हैं, नहीं तो मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा क्या रहते हैं? बेसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, among the following the max covalent character is shown by the max covalent character is shown by the compound A FeCl2, B SnCl2, C AlCl3 and D MgCl2। ये है, आप समझ रहे हैं मैक्स कोवेलेंट कैरेक्टर कौन है। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा फैक्टर लगता है, जहां भी कोवेलेंट कैरेक्टर की बात आ जाए आप लगा दो फजान्स रूल। क्या लगा दो? फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बोलता है? फजान्स रूल ये बोलता है कि आपके पास एक कैटायन होगा जो छोटा साइज में होगा, जिसकी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और एक नेगेटिव चार्ज में होगा जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से कर देगा, व्हिच मींस यहां पर शेयरिंग हो जाएगी, और जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या तरीका है? तरीका क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा, और जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। क्योंकि व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर? कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब बात समझना, ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना शेयरिंग होगा। सिंपल चीज, इस कैटायन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही तेजी से, उतनी ही स्ट्रांगली उसको खींचेगा। दूसरा, इस कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए। इस कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना स्मॉलर साइज उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और जितना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उतना ही आसानी से उसको खींच पाएगा। ठीक है, अच्छा, इस एनायन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो डोनेट कर सकता है, उतनी कैपेसिटी है उसकी डोनेट करने की। अगर नेगेटिव चार्ज कम है तो कैपेसिटी कम है डोनेट करने की, इस वजह से ये अगर डोनेट ज्यादा करेगा तो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। और साइज ज्यादा, जितना ज्यादा साइज उतनी ही आसानी को, उतनी जल्दी वो पोलराइज कर पाए। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे फजान रूल डिपेंड करता है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो एनायन सेम है, तो किसके बेसिस से देखो? कैटायन। कैटायन में क्या देखना है? जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा किसमें? इसमें +2 है, इसमें +2 है, इसमें +3 है, इसमें +2 है। तो किसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? इसमें। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर एक और बात आ जाती है, वो आती है स्यूडो डीटेन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या आ जाती है? स्यूडो डीटेन कॉन्फ़िगरेशन। क्या है स्यूडो डीटेन कॉन्फ़िगरेशन? देखो, तुम्हारे पास पूछ लेगा NaCl और CuCl से, बोले जाएगा किसका ज्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब तुम फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि Na तो 3rd पीरियड का है और Cu 4th पीरियड का है, और इनके हम कंपैरिजन, साइज कंपैरिजन में ज्यादा जानते हैं। तुम्हारे दिमाग में दौड़ेगा कि यहां से यहां K आ रहा है तो K का साइज बड़ा होता है Na से, तो Cu का साइज भी बड़ा होगा। लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो कि यहां से यहां साइज बढ़ता है और यहां से यहां साइज घटता है। ये चीज भूल रहे हो कि यहां से यहां Na से K जाने में साइज बढ़ता है और K से Q पर जाने में साइज घटता है। अब आती है बात, जब भी इसका स्यूडो डीटेन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब भी किसी का भी स्यूडो डीटेन, जैसे इसका डीटेन है, अभी डीटेन है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका साइज उस ग्रुप के, ऊपर वाले ग्रुप के एल्कली मेटल्स या एल्कली अर्थ मेटल से छोटा होगा। मतलब ये 4th पीरियड में जिसका भी स्यूडो डीटेन कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका साइज एल्कली अर्थ मेटल या एल्कली मेटल जो उससे ऊपर वाले ग्रुप में, मतलब जो 3rd ग्रुप में, अगर यहां पर हम नीचे वाला ग्रुप ले रहे थे यहां पर नहीं पर, तो 4th ग्रुप वाले से, ठीक है, सिल्वर ले लो यहां पर, है ना, सिल्वर ले लो, तो सिल्वर का इससे साइज छोटा होगा। ऐसे ही कॉपर का Na से साइज छोटा होगा। ठीक है, यहां पर Na के साथ क्या ले लो, आपके पास ले लेंगे आप सॉरी Mg, है ना,
Mg ले लो और Mg के साथ यहाँ पर जिंक ले लो। तो जब मैं जिंक 2 प्लस करूंगा और Mg 2 प्लस करूंगा तो जिंक का साइज Mg से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब अगर कॉपर का साइज छोटा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है, +1 क्योंकि चार्ज दोनों में सेम है तो जिसका साइज क्या है, जिसका साइज छोटा है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कॉपर का साइज छोटा है तो कॉपर का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो यहां पर ध्यान रखना स्यूडो डिटेन कॉन्फ़िगरेशन का कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में लिखा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन is mixing of atomic orbitals of comparable energy and the number of hybrid orbitals formed is equal to the number of pure atomic orbitals mixed up and hybrid orbitals are occupied by sigma bond pair and lone pair, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्बिटल्स which does not participate in sp3d2 hybridization, पहला a px b dxy c dx square y square and d pz। ये आपसे पूछेगा कौन सा होगा। आप ध्यान से देखो, जब हम sp3d बनाते हैं तो sp3d का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, बाय स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल है ना, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। तो बाइपिरामिडल होता है व्हिच मींस चार तो एक प्लेन में होते हैं और दो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। अब ये चार जो है वो प्लेन में कौन कौन से हैं, एक s होता है, एक px होता है और एक py होता है। x और y को हम एक प्लेन मानते हैं, इट इज अ यूनिवर्सल प्लेन। तो px और py तो प्लेन में आते हैं, ठीक है। अब हमें चार एक प्लेन में चाहिए, तो चौथा जो एक प्लेन में आएगा वो कौन सा आएगा, वही एक प्लेन में आएगा जो इनके साथ मैच करता होगा, सेम प्लेन वाला होगा। तो कौन सा सेम प्लेन वाला होता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि वो एक ही प्लेन में आता है। क्योंकि किसमें आता है, एक ही प्लेन में। तो s px py dx स्क्वायर y स्क्वायर ये सारे के सारे xy प्लेन में आते हैं, तो चार हो गए। आउट ऑफ द प्लेन कौन से होंगे, अगर xy प्लेन है तो आउट ऑफ द प्लेन z होता है, तो z कौन सा आएगा, pz, क्योंकि sp3 है तो pz तो आएगा आएगा प्लेन में। और d एक ऐसा वाला आएगा जो z का होता है, तो कौन सा होता है z वाला, dz स्क्वायर। तो ये सारे इसमें आएंगे। अब कौन सा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, है ना, ये वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हम dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज करेंगे, dxy को नहीं यूज करेंगे। तो यहां पर आपका इस तरह से आ रहा है। अच्छा, dx स्क्वायर y स्क्वायर क्यों चूज करते हैं dxy से ऊपर, क्योंकि dx स्क्वायर y स्क्वायर क्या है, वो एक्सियल है, ठीक है। वो कैसा है, वो प्लेन में लाई करता है ना, एक x लाइन प्लेन में, y प्लेन में, जबकि ये प्लेन के बीच में नॉन एक्सियल है, प्लेन के बीच में लाई करता है। क्योंकि इन प्लेन के बीच में लाई करता है तो इसकी ओवरलैपिंग विद x एंड y विल बी डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि x और y क्या है, प्लेन ऑन द लीनियर है, या आप सोचो प्लेन में लाई करते हैं, एक x प्लेन में एक y प्लेन में। और dx स्क्वायर y स्क्वायर भी x और y प्लेन में ही लाई करता है, जबकि dxy कहां लाई करता है, प्लेन के बीच में, नॉन एक्सियल है। तो इस वजह से हम dxy ना यूज करके x स्क्वायर y स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are at an angle of x degrees to one another. This statement is not valid. This statement is not valid. This statement is not valid for which of the following hybridization? For which of the following hybridization? Statement is not valid for which of the following hybridization. आपसे ये पूछा गया, ठीक है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, sp3, बी ऑप्शन दे रखा आपको sp2, सी ऑप्शन दे रखा आपको sp3d2 और 3 और sp, ठीक है? आपको ये बोला गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट एन एंगल ऑफ x डिग्रीज टू वन अनदर. दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है कि x डिग्रीज पे होगा, ठीक है? डी क्या होगा आपका? sp. आप समझो कौन सा है, ठीक है? अब देखो ये बोलना चाह रहा है कि सारे एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है? तो यहां पर देखना शुरू करो, अब देखना शुरू करो, ठीक है? स्ट्रक्चर सबके बनाने शुरू करो, ठीक है? जब मैं sp3 को बनाता हूं तो sp3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? p p p और यहां पर p. अब इसमें सब सारे एंगल्स कितना होते हैं, चाहे कहीं से भी देखो, किसी को भी देखो, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है? sp2 बनाना शुरू करो, कुछ इस तरह से बनेगा, है ना? तो यहां पे सारे एंगल सेम होंगे, ये सारे एंगल सेम होंगे. जब मैं sp बनाना शुरू करूंगा तो सारे एंगल्स अगेन सेम होंगे. लेकिन जब मैं sp3d बनाऊंगा तो sp3d में क्या होगा? ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आउट ऑफ द प्लेन है और एक इनसाइड द प्लेन है, तो ये वाला एंगल जो है 180 भी होगा, एक एंगल 180 भी होगा. यहाँ पर x नहीं होगा, सिर्फ 90 डिग्री नहीं होगा, 180 भी एंगल होगा और 90 भी होगा. जबकि बाकी सब में इसमें 109 के आसपास होगा, इसमें आपका 120 होगा, इसमें 180 होगा. तो बाकी सब में एक ही एंगल है, लेकिन इसमें sp3d2 में एक डिफरेंट एंगल भी है, ठीक है? 180 है और 90 भी है, तो दो एंगल्स है. तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा या आंसर सही हो जाएगा. अगर आपसे पूछे कौन सा नहीं होगा तो ये आंसर सही होगा कि विच इज नॉट वैलिड. नॉट कौन सा वैलिड नहीं है? sp3d2 उसके लिए वैलिड नहीं. चलिए बस आज के लेक्चर में इतना ही. आपसे मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो. थैंक यू फॉर लिसनिंग.